देखो, अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस की, तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, पहले हम समझते हैं इन्वायरमेंट की कैपेसिटी क्या होती है, केयरिंग कैपेसिटी क्या होती है, मतलब इन्वायरमेंट की अपनी क्षमता कितनी है। द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म द फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्रेशन, मतलब इन्वायरमेंट अपनी परफॉर्मेंस खुद ही परफॉर्म करता है बिना किसी इंटरफेरेंस के। एज लॉन्ग एज 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 लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दिस फंक्शन इज विद इन इट्स केयरिंग कैपेसिटी, जब तक उसकी डिमांड उसकी केयरिंग कैपेसिटी के अंदर होती है। जैसे अब केयरिंग कैपेसिटी मीन क्या होता है, फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। केयरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, जो फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करे। नंबर 1 पॉइंट में क्या रखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लेस देन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा ना हो जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से, जितना हम उसे यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा ना हो। सेकेंड, वेस्ट जनरेट विद इन दी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो भी वेस्ट कर रहे हो इन्वायरमेंट कैपेसिटी के अंदर हो, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना है जो उसकी कैपेसिटी से बाहर चल जाए। जब तक इस कैटेगरी में रहता है तब तक उसे हम केयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट सही तरह से ऑपरेट करता है, अपना काम खुद ही करता है। लेकिन जब ये कैपेसिटी के बाहर आ जाता है, इफ़ दिस कंडीशन आर नॉट फुलफिल, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, दोनों कंडीशन, मतलब एक्सट्रैक्शन कम हो, लेस देन दी जनरेशन से कम एक्सट्रैक्शन हो और वेस्टेज ज़्यादा ना हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं द एनवायरनमेंट फेल टू सस्टेन लाइफ एंड रिजल्ट फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, सॉरी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, गलत लिखा हुआ है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब भी इन्वायरमेंट कैपेसिटी से बाहर बात आ जाती है तो उसे इन्वायरमेंट क्राइसिस कहते हैं। और कैपेसिटी में हमारे 2 पॉइंट बेसिकली आते हैं। कौन से 2 पॉइंट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितना रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा कम हो जितना हम जनरेट कर रहे हैं, और वेस्टेज इतना हो जितना कैपेसिटी के अंदर हो। तो यहाँ बात हुई इन्वायरमेंटल क्राइसिस की। आगे देखते हैं भाई, अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं तो इशू एंड रीजन इन्वायरमेंटल क्राइसिस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इशूज़ हैं, रीजन है इसका इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं। दीज आर द मेन इशू कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक क्राइसिस। ये फॉलोइंग जो इशूज़ हैं वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जब भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है, जब भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है तो फॉलोइंग इशूज जनरेट होते हैं। वेरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ कैरी द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन, overuse of misuse of environmental resources, opportunity cost and negative environmental impact, and supply demand reversal और environmental crisis, ये मेजर रीज़न है environmental क्राइसिस के। अब एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग हमें पता है कि जैसे हमारे ध्रुव वगैरह की बर्फ़ें गलती जा रही है क्योंकि इन्वायरमेंट गर्म होता जा रहा है, और जितनी वो घर रही मेल्ट होती जा रही है उतना ही हमारा ज़मीन का जो एरिया वो कम होता जा रहा है, वो डूबता जा रहा है। तो देखा है ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर इन द अर्थ लोअर एटमोसफेयर, एज द रिजल्ट इंक्रीजिंग द ग्रीन हाउस गैस सीन्स इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू हो जाता है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हो, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हमारी पढ़नी है। इट इज़ कॉज ऑफ मैन मेड इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल एंड फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब ये जो पेट्रोल वगैरह को जला के जो हमारा पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को गर्म कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, बर्फ मेल्ट होती आ रही है और ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो रही है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी almost the temperature rise from 1 point Fahrenheit and the sea level has rise several इंचेस। सी लेवल बढ़ गया क्योंकि जो नदियों की जो आइज़ है वो मेल्ट हो रही है, और मेल्ट हो रही है तो वो पानी के लेवल को, जो सी के लेवल को बढ़ा रही है, जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता जा रहा है। धीरे धीरे करके हमारी जो लैंड्स है, वर्ल्ड की जो लैंड है वो डूबती जा रही है सीज में। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का दूसरा फैक्टर ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन में देखो इसमें क्या क्या होता है, इसे किसे कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन में क्या हो रहा है। Ozone depletion refer to the phenomena of the reducing the amount of the ozone in the stratosphere, and reduce the amount of ozone is very crucial global environment issue of ozone layer protect the earth of the ultraviolet रेंज ऑफ द सन। सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेंज आती है उसे कंट्रोल करने में ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसमें होल होता जा रहा है कुछ गैसों को यूज़ करने से, कारण वो जो अल्ट्रा रेंज है वो ज़मीन तक पहुँची और हमारी बॉडी को टच कर रही है, जिससे काफ़ी तरह की हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट हो गए। एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन मोर अल्ट्रावायलेट रेडियस रीच टू द अर्थ एंड हार्म द लिविंग ऑर्गेन्स इन द इट कॉज द स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के कारण ह्यूमन बॉडी में इफेक्ट द एडवर्सली एंड एक्वेंट ऑर्गेनिज्म एंड लोअर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टेरिज्म टेरिटोरियल प्लांट। जो हमारे प्लांट्स वगैरह उनके ग्रोथ में इफेक्ट डाल रहा है, हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, स्किन कैंसर की बीमारी स्टार्ट हो रही है, ये सब
ओजोन डिप्लेशन के कारण हो रहा है। और इसका रीज़न क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का ख़राब होता जाना, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेड एयर है उसका बढ़ता जाना।